आगे देखते हैं एलोपैट्रिक। तो ये क्या होता है, जब एक प्रजाति दो पृथक समूह में बढ़ जाती है, एक प्रजाति होती है वो दो पृथक समूह में बढ़ जाती है। ये पृथक समूह एक दूसरे से भौगोलिक रूप से विलगित होते हैं, जिस कारण इनमें अलग अलग आनुवांशिक गुण विकसित हो जाते हैं। एक प्रजाति है, लेकिन मान लो कोई भौगोलिक अवस्थिति ऐसी आ गई, बीच में नदी आ गई या फिर पहाड़ आ गया, उसकी वजह से ये दो अलग अलग समूह में बढ़ जाती है, तो इनमें अलग गुण विकसित हो जाएंगे, इसमें अलग गुण विकसित हो जाएंगे। तो ये कौन सी होती है, ये होती है एलोपैट्रिक। इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक, जब भौगोलिक कारण की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती है और वहाँ पे उनमें कुछ नवीन आनुवांशिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक। फिर देखते हैं पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक में क्या होता है, दो छोटे समूह, दो नहीं मतलब छोटे समूह जो होते हैं वो बड़े समूहों से अलग हो जाते हैं और एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरीपैट्रिक। ठीक है, वो होता है पेरीपैट्रिक। जैसे छोटे समूह हैं वो एक बड़े समूह से अलग हो गए, और ये जो छोटे समूह है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीपैट्रिक बोलेंगे। जब कोई छोटा समूह बड़े समूह से अलग हो जाता है तो उसको पेरीपैट्रिक बोलते हैं। फिर होता है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक होता है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण विभिन्न पर्यावासों में अलग अलग लक्षण। अब जैसे बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उनका रहने का, तो इनमें अलग अलग गुण विकसित हो गए, तो उसको बोलते हैं पैरापैट्रिक। पेरीपैट्रिक क्या होता है, बड़े समूह में से एक समूह, मतलब कुछ समूह छोटे छोटे निकल कर अलग अगर कुछ गुण विकसित कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग कौन से, पेरीपैट्रिक। और अगर पैरापैट्रिक है तो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और उसी में अलग अलग लक्षण विकसित हो रहे हैं। सिम्पैट्रिक देखते हैं, जब किसी प्रजाति के किसी सदस्य को अन्य सदस्य के साथ सहवास करने से रोकने वाली कोई भौतिक बाधा नहीं होती है, तो एक दूसरे के सामीप्य से एक नई प्रजाति का विकास होता है। इसमें क्या है, एक जब सहवास करती है किसी के साथ तो एक दूसरे के सामीप्य से जो नई प्रजाति विकसित होती है ना, उसको बोलती है सिम्पैट्रिक। और आर्टिफिशियल तो जानते ही हो आप कि लोगों द्वारा नई प्रजाति के निर्माण को बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो जातियाँ जो बनती है, मतलब स्पीसीज जो बनती है, उसको बनने के देखिए कितने प्रकार हमने पढ़े। एक तो एलोपैट्रिक देखा, एलोपैट्रिक में क्या हो रहा था, एलोपैट्रिक में हो रहा था एक प्रजाति है और किसी भौगोलिक वजह से वो दो भागों में बढ़ गई और उनमें अलग अलग गुण विकसित हो गई, हो गया एलोपैट्रिक। फिर हमने देखा था पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक क्या होता है, पेरीपैट्रिक होता है कि जैसे कोई बड़ा समूह है उसमें से कोई छोटा समूह निकल गया, उसमें अलग कुछ गुण विकसित हो गए, तो उसको हम कह देंगे पेरीपैट्रिक। एक होता है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज है और उनमें अलग अलग गुण विकसित हो गए, तो उसको बोलते हैं पैरापैट्रिक। फिर देखते हैं सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक क्या होता है, ये होता है कि जब एक दूसरे के सामीप्य से कुछ गुण विकसित हो रहे हैं तो उसको सिम्पैट्रिक कह रहे हैं। आर्टिफिशियल तो मानव द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग। अब देखते हैं आगे, मातानी पछोड़ी। मातानी पछोड़ी ये क्या है, मातानी पछोड़ी, पछोड़ी बोलते गुजराती वस्त्र का नाम है और ब्रिटेन पीएम को ये दिया था, तो इसको बोलते हैं मातानी पछोड़ी। मातानी पछोड़ी, पछोड़ी किसको दी थी हमने, एक पछेवड़ा होता है। वो पछेवड़ा क्या होता है, जिसमें ये जो कृषक होते हैं ये फसल को भर के ट्रैक्टर ट्रॉली में जैसे डालते हैं, तो वो पछेवड़ा होता है। और ये है मातानी पछोड़ी। पछोड़ी मतलब एक तरीके का वस्त्र है, ये जो अभी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अभी जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दिया था ये, है ना, तो गुजराती वस्त्र है मातानी पछोड़ी। पिथोरा, पिथोरा आपको पता ही है, पिथोरा लोक कला है, कहाँ की है, उदयपुर की पिथोरा। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो नेता थे उनको भेंट की थी। सुलेमानी कटोरे, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के नेतृत्वकर्ताओं को दिए थे सुलेमानी कटोरे। कहाँ पे, कच्छ में है सुलेमानी कटोरे भी। और पाटन पटोला साड़ी, पाटन पटोला साड़ी, पटोला साड़ी कहाँ की है, गुजरात की, ध्यान रखना। और पटोला साड़ी दी है इटली के पीएम को, किसने, आप समझ ही जाओगे। इटली की जो पीएम थी उसका, और नरेंद्र मोदी के काफी मीम्स भी वायरल हो रखे हैं, तो इटली की जो पीएम थी उसको दी थी पटोला साड़ी। अब देखते हैं यूएनईपी कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। एक तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनईपी। एमिशन गैप रिपोर्ट, यूएनईपी तो दो गैप रिपोर्ट्स कौन कौन सी देखी हमने, अडेप्शन और एमिशन, अडेप्टेशन और एमिशन, ठीक है। एनआई ऑन मीथेन, एनआई ऑन मीथेन ये भी यूएनईपी जारी करता है, एनआई ऑन मीथेन। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है वो भी यही निकालता है यूएनईपी। और वैश्विक मिथेन आकलन 2030 बेसलाइन रिपोर्ट भी यही निकालता है। तो मिथेन वाली और गैप रिपोर्ट्स कौन निकालता है, यूएनईपी।
आगे देखते हैं। अब देखिए कैसे ध्यान रखोगे आप, अडेप्शन, एमिशन क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, तो यूएनईपी निकालेगा। मीथेन ये भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। आगे देखते हैं समुद्री घास। समुद्री घास के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। समुद्री घास देखिए सभी तटीय क्षेत्रों में मिलती है, एक्सट्रीम वर्ड है सभी तटीय क्षेत्रों पर, तो ध्यान रखना है। स्थलीय पादपों के समान तना, फूल, बीज होते हैं इसमें, जो स्थल पे पादप मिलते हैं इसमें तना, फूल, बीज होते हैं, वैसे समुद्री घास में भी होते हैं। और इनका जो जनन होता है वो लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। एसिक्लोफेनाक ये क्या है, पशुओं के लिए दर्द निवारक औषधि है। एसिक्लोफेनाक प्राय मवेशी और भैंसों के शरीर के भीतर डाइक्लोफेनाक में बदल जाता है, तो एसिक्लोफेनाक ध्यान रखना। एसिक्लोफेनाक क्या है, दर्द की दवा है। आगे देखते हैं WEF के बारे में जान लेते हैं। WEF बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030। यह रिपोर्ट प्रकृति के साथ शहरों के संबंध का अध्ययन करती है, प्रकृति के साथ शहरों के संबंध का आकलन करती है। WEF निकालता है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030। ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज। अगला देखते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। एक इकाई द्वारा वास्तव में अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के बजाय स्वयं को पर्यावरण अनुकूल दर्शाने के प्रयास में अत्यधिक धन खर्च करना क्या कहलाता है, ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। ग्रीन वॉशिंग एक तरीके से दिखावा करना है कि हम एनवायरमेंट का संरक्षण कर रहे हैं, जबकि ऐसा कर नहीं रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के बजाय स्वयं को पर्यावरण अनुकूल दर्शाने के प्रयास में, मतलब एक तो पर्यावरण के लिए काम नहीं करते और ऊपर से ये दिखाते हैं कि हमने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है, उसमें उसको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा धन और पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। बेसिकली अपनी कमियों को छुपाना हो गया ये तो। अगला टर्म है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग जो होता है क्या वो ग्रीन वॉशिंग होता है। अब कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है, जब कंपनियां अपने उत्सर्जन में कमी को प्राथमिकता नहीं देती, कार्बन क्रेडिट की दोहरी गणना करती है अथवा गैर सत्यापित क्रेडिट में निवेश करती है, तो उसको भी कार्बन ऑफसेटिंग को ग्रीन वॉशिंग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा इसको ग्रीन वॉशिंग, क्योंकि एक तो उत्सर्जन में कमी नहीं कर रहे हैं, उत्सर्जन में कमी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, और कार्बन क्रेडिट की दोहरी गणना करती है अथवा गैर सत्यापित क्रेडिट में निवेश करती है। अगला देखते हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के दो प्रकार, कौन कौन से, खुदरा और थोक। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के दो प्रकार, सभी के उपयोग के लिए खुदरा है और थोक जो है चुनिंदा वित्तीय संस्थानों की पहुंच हेतु है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा दो प्रकार की है, एक तो खुदरा एक थोक है। तो खुदरा तो सबके लिए है और जो थोक है वो चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए है। बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल पर्यावरण घास का मैदान है, प्रयावास इसका घास का मैदान है, प्रयावास घास का मैदान है इसका बंगाल फ्लोरिकन का। मिलन इसका नृत्य है। केवल कंबोडिया, भारत, नेपाल में, केवल कंबोडिया, भारत, नेपाल में मिलता है, और नेपाल में मिलता है तो फिर अपने असम में भी मिलेगा, यूपी में भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा। बंगाल फ्लोरिकन नाम से दिख रहा है ना, बंगाल तो बंगाल में तो बंगाल के आसपास तो मिलेगा ना, तो असम, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, भारत में मिल गया। मिलान नृत्य पर्यावरण इसका घास का मैदान में रहता है, घास के मैदान में रहता है, मिलन नृत्य करता है ये। आगे देखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इन्फ्लेटेबल डिसेलेटरेटर तकनीक, ये क्या होता है। इसका प्रयोग होता है अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए, वस्तुओं को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए, प्रक्षेपण के पश्चात रॉकेट के हिस्से को वापस लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लॉफ्टेड इंसानों को मंगल ग्रह पर उतारने में मदद कर सकती है। लॉफ्टेड लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इन्फ्लेटेबल डिसेलेरेटर टेक्निक, इन्फ्लेटेबल डिसेलेरेटर टेक्निक, लॉफ्टेड लॉफ्टेड ये ध्यान रखना है। अगला है टेगा, टेगा 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 के बारे में जान लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है, दैट्स वेरी नाइस। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेटमेंट बन के सीधा आ सकता है, तो यहाँ आ गया इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता टैगा, ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में टैगा नहीं मिलता। स्प्रूस
पाइन और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष आमतौर पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्प्रूस, पाइन, फर तो मिल जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति टेगा की एक देशी प्रजाति है। शीत उपार्कटिक क्षेत्र में है। उत्तर में टुंड्रा व दक्षिण में समशीतोष्ण वनों के मध्य स्थित है। उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में समशीतोष्ण वनों के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 जल शक्ति मंत्रालय का है। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। यह कुल वैश्विक जल निकास के एक चौथाई भाग का 1/4 कुल वैश्विक निकास का 1/4 निकाल देता है। ज्यादा नहीं हो रहा, भारत 25% जल निकाल देता है। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट आई अभी, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है। गतिशील जल के ऊपर, गतिशील भूजल के ऊपर। गतिशील भूजल के ऊपर कौन निकाल रहा? जल शक्ति मंत्रालय। प्रयोगशाला में जो हीरा विकसित होता है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरा माइक्रोवेव चेंबर में रखे कार्बन के टुकड़े से तैयार, जो अत्यधिक गर्म होने पर एक चमकदार प्लाज्मा बॉल में परिवर्तित होता है। दो प्रकार का होता है, सीवीडी और एसटीटीपी। शुद्धतम रूप होता है इसका सीवीडी। हीरे का जो शुद्धतम रूप होता है उसको बोलते हैं सीवीडी। सीवीडी हीरे का शुद्धतम रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ है कि केसर महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। ये दक्षिण यूरोप का देशी पादप है और भूमध्य सागरीय देशों विशेष रूप से स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान में इसकी खेती की जाती है। केसर की खेती होती है यूरोप में, वहाँ का देशज बोलता है। भारत में इसकी खेती जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में होती है। कश्मीर में 3 प्रकार का केसर मिलता है, ये ध्यान रखना है। एक लच्छा केसर, एक मोगरा केसर, एक गुच्छी केसर। तो गुच्छी कहाँ मिलती है? गुच्छी केसर, मोगरा केसर और लच्छा केसर। सॉरी। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बाहुकम कहा जाता था। बाहुकम, बाहुकम। अगर आपसे पूछे बाहुकम क्या था, बाहुकम, तो बाहुकम किसको बोलते थे? केसर को बोलते थे। बाहुकम बोलते थे केसर को, बाहुकम। इसका भाव भी बहुत ज्यादा होता है और अगर संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो केसर का मतलब होता है बाहुकम। हॉप स्पॉट, होप स्पॉट कितने हैं हमारे यहाँ पे? वर्तमान में 76 है टोटल। होप स्पॉट 76 है। मिशन ब्लू और IUCN की पहल है ये। मिशन ब्लू और IUCN की पहल है, मिशन होप स्पॉट। अगला देखो, रेड ईयर्ड सिलेंडर टर्टल्स। रेड ईयर टर्टल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। यह भारत में स्वदेशी कछुआ को पालतू बनाना प्रतिबंधित है। भारत में स्वदेशी कछुए को पालतू बनाना प्रतिबंधित है। विदेशी को अगर आप पालतू बनाते हैं तो प्रतिबंधित नहीं है। साइट्स में इसका उल्लेख नहीं है रेड ईयर वाले का। यह कछुआ विदेशी जंतुओं के हो रहे व्यापार के माध्यम से विश्व में सभी जगह पहुंच गया। विश्व में सभी जगह पहुंच गया ये लोग। और दक्षिणी पूर्वी USA तथा मैक्सिकन की स्थानिक प्रजाति, दक्षिण पूर्वी USA और मैक्सिको की स्थानिक प्रजाति है ये। यह भारत में अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बनी हुई है। अन्य प्रजातियों के लिए खतरा भी है रेड ईयर सिलेंडर्ड। अगला देखते हैं, जैवमंडल रिजर्व। सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रूसाइखोवा। और सबसे बड़ा कच्छ। जैवमंडल रिसर्च की बात करें तो अब आते हैं, कुछ पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं और कहाँ कहाँ पे है ये। मतलब कि 3 है जो एक से अधिक राज्यों में है। तो कौन कौन सी? अगस्तमलाई। अगस्तमलाई 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरला में। फिर नीलगिरी है आपकी, कर्नाटक भी आ जाता है इसमें। और एक है अचानकमार अमरकंटक, ये MP और छत्तीसगढ़ में है। ये 3 अन्य राज्यों में, वरना अन्य 15 एक ही राज्य में स्थित है। ठीक है। इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊंचाई पर एक ऐसा क्षेत्र जहां अचानक परिवर्तन होता है। ऊंचाई पर एक ऐसा क्षेत्र जहां अचानक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं इकोक्लाइन। अगला है काजीरंगा, बिग 5 के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बिग 5। गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा, पूरी दलदली हिरण। यूनेस्को का एक धरोहर स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ये। काजीरंगा बिग 5 के लिए फेमस है। इसमें गैंडा हो गया, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, हिरण। सॉरी, खांसी हो गई यार। इनमें हिम तेंदुआ नहीं आता है बिग 5 में। काजीरंगा में जो बिग 5 है उन्होंने। ठीक है। ओरंग नामेरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखना, ओरंग नामेरी। आगे देखते हैं,
इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस ये बना था, यूएनएफसीसी ने लॉन्च किया था इसको, और भारत में आईडीआरए का भाग नहीं है। ये ड्रॉट रेजिलियंस जो है ड्रॉट वाला, तो ये भारत में ड्रॉट रेजिलियंस जो है ये भारत में आईडीआरए का भाग नहीं है, और सेनेगल व स्पेन के राष्ट्रपति द्वारा संयोजित है। ये विश्व मौसम विभाग जैसे मंचों के साथ सहयोग करेगा। ये सेनेगल व स्पेन के राष्ट्रपति द्वारा संयोजित। तो ध्यान रखना है, भारत जो कि इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस है इसका सदस्य, इसका भाग नहीं है। विश्व मौसम विभाग जैसे मंचों के साथ सहयोग सेनेगल जो है, सेनेगल व स्पेन के राष्ट्रपति द्वारा संयोजित होता है। आगे देखते हैं रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी एक मुख्य भाग के रूप में शामिल किया गया है। रामगढ़ विषधारी, इसमें भी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी एक मुख्य भाग के रूप में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं सॉरी, भारत में 32 हाथी अभ्यारण्य है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारतीय हाथी अभ्यारण्य एक एटलस जारी किया है। भारत में 32 हाथी अभ्यारण्य बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल टूटा। मोरबी, मच्छू नदी कहाँ पर है? गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। मच्छू नदी कहाँ पर है? गुजरात में। मैंग्रोव के बारे में बात कर लेते हैं। मैंग्रोव उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में है और वृक्षों पर ही अंकुरित हो जाते हैं, और बहुत सारी विशेषताएं हैं इनमें, लगभग सब सारी विशेषताएं आपको मिलेगी अगर ऐसा कुछ आता है तो। सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर विशेषताएं मैंग्रोव में मिल जाती है। आवासीय मृदा परिस्थितियों में श्वसन की समस्या के समाधान हेतु ब्लाइंड रूट का उत्पादन करते हैं। ब्लाइंड रूट, AYVA मृदा परिस्थितियों में श्वसन की समस्या से समाधान हेतु ब्लाइंड रूट का उत्पादन करता है। ठीक है, अब अगला है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ये पहले चर्चा में था, करंट में रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी थे, तीनों आंदोलनों में भाग लिया और 1947 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 63 में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी। स्वतंत्र पार्टी में भी रहे ये। सुचेता कृपलानी के पति थे जीवतराम भगतराम। पर्यावरणविद, रहस्यमयी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी हिज लाइफ एंड थॉट सहित कई पुस्तक लिखी, और आत्मकथा थी इनकी माई टाइम्स 1982 में मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई, माई टाइम्स। अगला देखते हैं कोरोनल होल। कोरोनल होल क्या होता है? ये चरम पराबैंगनी प्रकाश और सॉफ्ट एक्सरे सौर छवियों में सौर कोरोना पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। कोरोनल होल क्या होता है? जो ये सूर्य की कोरोना होती है उस पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के शेष हिस्से के चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न होता है। यह आसपास के प्लाज्मा से ठंडा और कम सघन होता है, कोरोनल होल। आगे देखते हैं दीप्तिकालिकता क्या होती है। दिन की लंबाई में होने वाले परिवर्तन के प्रति पादपों की अनुक्रिया। दिन की लंबाई में होने वाले परिवर्तन के प्रति पादपों की अनुक्रिया है, जो इन्हें वातावरण में होने वाले मौसमी परिवर्तनों के प्रति अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। दीप्तिकालिकता एक तरीके से अनुक्रिया है पादपों की, मतलब कि पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण में अनुक्रिया, पादपों की अनुक्रिया, पादपों की अनुक्रिया क्या कहलाती है? दीप्तिकालिकता। ठीक है, आगे देखते हैं डॉल्फिन। तो डॉल्फिन कहाँ मिलेगा? डॉल्फिन मिलेगा, गंगा डॉल्फिन CMS में सूचीबद्ध है। सिंधु नदी डॉल्फिन का एकमात्र पर्यायवास। सिंधु नदी डॉल्फिन जो है वो कहाँ मिलती है? व्यास नदी में मिलती है। सिंधु नदी डॉल्फिन व्यास नदी में। इरावदी डॉल्फिन चिल्का में मिलती है। इरावदी डॉल्फिन बनती है चिल्का में। हो गया, गंगा नदी का हो गया। आगे देखते हैं प्रवासी मोनार्क तितलियां। इंडेंजर्ड के रूप में इनको घोषित किया गया, इंडेंजर्ड। और उत्तरी अमेरिका में लाखों मोनार्क तितलियां किसी भी ज्ञात कीट प्रजाति की तुलना में सबसे लंबा प्रवास करती है। मोनार्क, मोनार्क जो है उत्तरी अमेरिका में लाखों मोनार्क तितलियां किसी भी ज्ञात प्रजाति की तुलना में सबसे लंबा प्रवास करती है। अधिकांश तितली शीत ऋतु के दौरान कैलिफोर्निया तट और मैक्सिको में प्रवास करती है। कैलिफोर्निया तट एवं मैक्सिको में प्रवास। अगला है वुहान घोषणा। वुहान घोषणा देखिए आप, रामसर का 14वां सम्मेलन में हुई थी और आर्द्र भूमि संरक्षण की मांग करता है वुहान घोषणा पत्र, और आर्द्र भूमि को राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल करने की बात करता है वुहान घोषणा पत्र, तो ध्यान रखना है। अगला है गैंडे।
आप इनके बारे में देख सकते हैं। सफ़ेद व काले अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोनों अफ्रीकी प्रजातियों में काला गेंडा छोटा होता है। काला जो गेंडा होता है वो छोटा होता है, केवल एक सींग वाला ही मिलता है भारत में। भारत में एक सींग वाला गेंडा ही मिलता है। भारत में नर व मादा दोनों एक सींग के ही मिलते हैं। सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रा जो गेंडा है वो सबसे छोटा है और एक सींग वाला गेंडा सबसे बड़ा होता है। एक सींग वाला गेंडा सबसे बड़ा। अब ग्रेजिंग और बाकी देख लीजिए आप। डेट्रिटियस जो भी है, चारण और अप्रदाप हिंदी में समझिए, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।